नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह एक बार फिर जुड़ चुका हूं आपसे खबरीलाल में। जैसा कि साथियों, हम मौजूद है भरतपुर में। भरतपुर इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। क्यों? इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं। कुछ दिन पहले यानी 22 तारीख को भरतपुर में जाट आरक्षण को लेकर संजना जाटव और हनुमान बेनीवाल एक ही मंच पर मौजूद थे। उस रैली में आने से पहले उन जब वो गाड़ी में थे, उनके द्वारा एक टिप्पणी करी गई थी संजना जाटव जी के ऊपर। उसको लेकर हम भरतपुर के कुछ जो आज़ाद समाज पार्टी के एक युवा कार्यकर्ता मिले, इनसे बातचीत करते हैं कि कहाँ तक ऐसी टिप्पणी करना। संजना जाटव जो कि भरतपुर से सांसद है और हनुमान बेनीवाल जी भी नागौर से सांसद है, क्या इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को संजना जाटव जी के बारे में ऐसी टिप्पणी करना कहाँ तक उचित है? उस बारे में हम आज़ाद समाज पार्टी के युवा कार्यकर्ता कह लो या उभरते हुए नेता कह लो, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कारण रहा कि ऐसी टिप्पणी करी और ऐसी टिप्पणी करना सही है नहीं। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए और जितने महापुरुष जन हैं उनको नमन करते हुए सभी साथियों को जय भीम। मैं आज़ाद समाज पार्टी से जिला महासचिव रवि कुमार। देखिए, आपने अभी एक क्वेश्चन किया है कि जो अब 22 तारीख को नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी जो आए थे, तो उन्होंने दलित सांसद संजना जाटव पर जो अभद्र टिप्पणी की है, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले वो एक दलित समाज की नहीं, एक जाटव समाज की बेटी भी है। ठीक है। उसके अलावा हमारे देश में नारी शक्ति को सबसे पहले और सबसे ज़्यादा सम्मान नारी शक्ति को दिया हुआ है। क्यों? नारी शक्ति हमारी मातृशक्ति है। ठीक है। उसके अलावा जो ये टिप्पणी उन्होंने की है, अभी तक किसी भी पार्टी से किसी भी नेता का कोई ट्वीट आपके पास या आपने मीडिया पर देखा वो नहीं आया। ठीक है। हो सकता है वो दलित समाज से है तो उन्होंने बोल दिया भाई कि उसका बैनर क्यों लगवा दिया, उसको हटाओ। तो सांसद तो वो भी हैं और संजना जाटव जी भी हनुमान बेनीवाल के साथ एक ही मंच में जुड़ने के लिए आई थी। वो भी जाट आरक्षण की मांग को लेकर उनके साथ जुड़ने के लिए आई थी। और खाली उनके ही पोस्टर थोड़ी थे, भरतपुर में काफी नेता हो। तो उसके अलावा उसमें संजना जाटव का पोस्टर होने के कारण और भी नेतागढ़ थे, उनके भी पोस्टर थे, लेकिन हनुमान बेनीवाल जी का सीधा ट्वीट संजना की तरफ क्यों? वही सबसे बड़ा सवाल है कि संजना जाटव जी ही क्यों? इसका भी मैं आपको रीजन दे दूं, क्योंकि वो दलित वर्ग से है। क्या उनको ये तो खतरा नहीं है कि भरतपुर में वो उभरती हुई नेता हैं, कहीं ना कहीं उनके जाट वोट बैंक उनको प्रभावित कर रही हूँ? बिल्कुल, ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ। अगर आज के आप युवा पीढ़ी को देखते हैं तो संजना जाटव के बारे में आपको डिटेल दे देता हूँ थोड़े चंद शब्दों में कि संजना जाटव ने विधानसभा 2023 में 23 में चुनाव हुए शायद, तो 2000 इसमें जो चुनाव जो गए चुनाव, इसमें वो मात्र मेरे हिसाब से तो 100-200 वोटों से हारी थी। ठीक है। और उस बंदे ने इतनी मेहनत की, इतना प्रयास किया, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं, उसके प्रयासों को, उसके काम को, कि उसने लोकसभा में आके और वही अपना जीत का परचम लहराया, एक नारी और युवा शक्ति होने के बावजूद। तो ये शब्द जो बेनीवाल जी ने बोले हैं, या तो दोनों समाजों को भड़काने के लिए बोले हैं, लेकिन मैं समाज से भी अपील करना चाहूंगा कि ये नेता लोग हैं, ये किसी के नहीं होते हैं। हमारा आपसी प्यार प्रेम है, भाईबंदी है। आप हमारे पास आ रहे हो, हम आपके पास जा रहे हैं, तो इनकी तरफ ना देखें तो ही बेटर है। उसके अलावा अभी जाटव समाज ने भरतपुर लक्ष्मण मंदिर पर हनुमान बेनीवाल जी का पुतला फूका हुआ है, आपने देखा, सभी ने देखा, ट्वीट किया है उसमें। तो मैं जहां तक मेरी जो थिंक है, मेरी जो फीलिंग है, ये उसने सरासर गलत किया है, नारी शक्ति को ठेस पहुंचाया है। मैं महिला आयोग से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर ये बात सच है, और मैं आईटी सेल के तहत देख रहा हूँ, फेसबुक पे देख रहा हूँ, ट्विटर पे देख रहा हूँ, टेलीग्राम पे देख रहा हूँ, अगर ये बात सही है तो उस पर सख्त से सख्त और उचित से उचित कार्रवाई की जाए, जिससे उसको पता पड़े कि नारी शक्ति क्या होती है, क्या नहीं होती है। क्योंकि वो दलित
दलित सांसद है, ना तो कांग्रेस वालों ने कोई पलटवार किया उनके ऊपर, एक भी कोई किसी ने अगर एक भी उसके खिलाफ लफ्ज किया कि आपने ऐसा क्यों बोला, क्या है, या कोई भाजपा वालों ने बोला हो, अगर यही कहानी किसी भाजपा के पदाधिकारी के साथ होती या किसी और अन्य पार्टी के साथ होती तो एक मंच पे दिखते आपको सारे लोग। यही बात दलित समाज के सांसद ना होने के कारण कोई हाई कास्ट का होता या कोई और होता तो मैं बता रहा हूँ आपको, ज्यादा नहीं कहता, उसी समय देख लेते कितने हालत खराब हो जाते हैं। एक सांसद पद के बैठे हुए व्यक्ति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है इस क्षेत्र में, तो आम आदमी से तो आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो? देखो ऐसा होता है, जब देश का जब राजा ही ऐसा है तो प्रजा तो फिर उससे बदतर मिलेगी, ये तो आप जानते हो। उसको ये नहीं पता है या नहीं पता है, जो एक नागौर क्षेत्र में उसको एक एक बूंद या एक एक वोट देके उसको अपने मत से चुनाव जिताकर और उसको सांसद बनाया, तो उसको सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि उसको नारी शक्ति के खिलाफ तो कुछ बोलना नहीं चाहिए था। आज नारी आयोग जो महिला सशक्तिकरण है वो कहाँ से हुआ है? आपने देखा कोई ट्वीट सुना उनकी तरफ से? देश में हालात ऐसे बने हुए हैं, देश हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि महिला शक्ति का सम्मान करो। आज सम्मान के लिए कोई बात देखी आपने? ये महिला का सम्मान है सरेआम उसको स्टेज पे जाके गाली देना। सांसद हैं नागौर के हनुमान बेनीवाल जी, उन्होंने ऐसी टिप्पणी करी है, उनके द्वारा अभी तक ऐसी कोई माफी मांगने का या फिर कोई ऐसा ट्वीट उनकी तरफ से नहीं आया। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, उनकी तरफ से कोई ट्वीट आए या नहीं आए, इंसान एक ऐसी इंसान का एक जो अंदर जो एम होता है वो एक, या तो वो अपने आप में बड़ा हो या तो वो अपने आप में बड़ा मान रहा हो कि कुछ नहीं है, क्या है, दलित मैंने दे दिया। अगर उसी जगह पे कोई हाई कास्ट का होता या कोई और होता तो टेट फॉर टेट जैसे तैसा ऑन स्पॉट आपको देखने को मिलता। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस चीज के बारे में मैं जगह जगह आईटी सेल के तहत मैं देख के तब आपको बता रहा हूं, मुझे कुछ नहीं है इसमें। अगर जिस दिन दलित समाज में अगर ये जोश भर गया और ये कंडीशन आ गई तो मैं प्रशासन से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसी टिप्पणी करने वालों पर उचित से उचित कार्रवाई की जाए, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, आरएस हो, आईएएस हो, आईपीएस हो या मंत्री हो, सीएम हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए जिससे जनता को सड़कों पर उतरने का मौका नहीं मिले। देश में लोकतंत्र होना चाहिए। देश के हालात आज इतने कगार पर देख रहा हूं मैं, आप कहीं भी जाके देख लो, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं किसी को बांध के पीटा जा रहा है। मैं आपको बता दूं अपने देश के अंदर एक दिन के अंदर तुम ज्यादा नहीं तो मैं अपने आसपास के जैसे दिल्ली है, राजस्थान है, हरियाणा है और आपका पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, इन राज्यों में बता दो 10 केस आप पर डे गिन लो। आज दलित वहां जाके पीटा है, आज दलित बांध के पीटा है, आज दलित के साथ ये अत्याचार हुआ है, आज वो हुआ है। कानून तो इन लोगों ने, कानून से तो मैं आम जनता का विश्वास उठ चुका है। आज तो देश के हालात ऐसे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी आपने एक चीज देखी होगी, आप उसके बाजे वाली अभी एक फेसबुक पे वो दिखा रहे हैं कि कोई भाजपा का मंत्री का बेटा है या लड़का है, कौन है, वो हथियार लहरा रहा है। वो कलेक्टर साहब, एसपी साहब के पास गए कि हो दम तो आप उसको पकड़ के दिखाएं, और अभी तक मेरे हिसाब से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बेनीवाल जी हैं, आए दिन ऐसी टिप्पणी करते हैं। अभी कुछ समय पहले बहराना धाम में जी, बहराना धाम का मुद्दा शायद आपने सुना हो तो मैं बता दूं, जो बहराना धाम में है साधु संतों की जमीन पर रिको इंडस्ट्री आने वाला था, उसको लेकर वहाँ पे साधु संतों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। 40 से 45 दिन हो चुके थे। उसी धरना को सहयोग करने के लिए बेनीवाल जी वहाँ पे आए थे। उनके जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा पे पुलिस प्रशासन की गाड़ियाँ थी, उन पर चढ़ा गया था और हनुमान बेनीवाल जी द्वारा प्रदेश के सीएम के ऊपर एक टिप्पणी करी गई थी कि वो तो मूर्खाधिराज है, मतलब मूर्खों के राजा है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे कि प्रदेश के सीएम के ऊपर ऐसी टिप्पणी करना कहाँ तक सही है, जबकि विपक्ष के काफ़ी नेता और भी हैं, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी,
इन्होंने आज तक अपने राजनीतिक करियर में आज तक किसी के भी खिलाफ ऐसी टिप्पणी नहीं की, जबकि अच्छा, हनुमान बेनीवाल जी आए दिन ऐसे। रविंद्र जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि आप मुझे ऐसा बता दो कि हमारे देश के अंदर ज्यादा नहीं, मुझे आप 40% ऐसे नेता बता दो जो बढ़िया पढ़े लिखे और ग्रेजुएशन या पीएचडी धारी हो, मुझे बताओ। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हो कि हनुमान बेनीवाल जी पढ़े लिखे नहीं है, पीएचडी धारक नहीं है? देखिए, जो इंसान संविधान के तहत उसने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण किया हो और वो नेता बन गया, वो तो इन शब्दों को बोल नहीं सकता। क्योंकि जो इंसान एक तपती धरती से और उस ढांचे से निकल के आता है, उसको सारी भाषाओं का ज्ञान होता है, सारी कंडीशन का ज्ञान होता है, कौन अपना है, कौन पराया है, क्या है क्या नहीं है। एक ये नहीं जो मुंह में आया वो उठा के बोल के और चल दिए, आपस में फिर जनता को बढ़वाने का काम कर दिया। ये तो मैं भरतपुर की जनता और डेक की जनता से अपील करना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, दोनों के ऊपर ना जाके अपने जो भी सिस्टम थे आपने वहीं के वहीं तैयार कर दिए। नहीं हो सकता था, कंडीशन ऐसी भी आ सकती थी, दोनों समाज आपस में एक दूसरे बढ़ने के लिए तैयार थे। लेकिन मैं अपनी समाज को धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत अच्छा काम किया, आपने पुतला फूका, प्रशासन को परेशान नहीं होने दिया। लेकिन मैं प्रशासन से फिर भी एक अनुरोध, एक अपील करना चाहूंगा कि ऐसी अभद्र टिप्पणी एक दलित सांसद के ऊपर की गई है और वो महिला सशक्तिकरण, नारी सम्मान के रूप में की गई है। अब देश कहाँ सोया हुआ है, जितने भी अधिकारी कहाँ सोए हुए हैं, एक लेडीज दलित समुदाय से आती है, वो भी सांसद, और उसके ऊपर ये टिप्पणी करना कितना गलत काम है। अभी तक किसी ने भी ना पार्टी के द्वारा भी अभी तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया साहब। ये मैं देख रहा हूँ, मैं कई दिन से ये चल रही है, मैंने कल भी देखा था ऑडियो चल रही थी उसमें फेसबुक पे कि उसको पोस्टर किसने लगा दिया, किसने बुलाया, कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। तो प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर ये बात इस लफ्ज तक जहां तक ये आ रही है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी को तुरंत कार्रवाई के लिए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये तो हो गई हनुमान बेनीवाल जी के बारे में। इसके अलावा मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा भजन लाल जी के अब तक के जो विकास कार्य हैं और आपके ही जिले के जवाहर सिंह बेडम जो कि गृह राज्य मंत्री हैं राजस्थान के, उनके विकास कार्यों को लेकर आप कुछ बताओ कि आपके क्षेत्र में कितना क्या विकास हुआ है अब तक के उनके कार्यकाल में। देखिए रविंदर जी, मैं आपको बता दूं एक चीज, इंसान की जो चरमरा का जो ढांचा होता है, जो इंसान की मूलभूत इकाई होती है, उसको आप बेटर मेरे से ज्यादा बेटर जानते हो, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ से, मेरे गांव से डेग की जो दूरी है वो है मात्र 12 किलोमीटर। अगर उस पर हम तेजी से जाए ना तो या तो हमारी बाइक टूटेगी या हम कहीं ना कहीं सड़क हादसे का शिकार होंगे। जो आज की जो हालत बने हुए हैं सड़कों की व्यवस्था, सड़कों की, मैं भजनलाल सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि गांव के लिए तो आप एक नंबर का रास्ता बना रहे हो, परफेक्ट, आप गए आए हो वहां से, एक नंबर का परफेक्ट रास्ता। अगर यही रास्ता डेग टू शीघ्र होता तो मैं आज बता रहा हूं, आज आम जन को जो यहाँ की जो कंडीशन है, आप यहाँ से जाओ, हमारा गांव का चौराहा, वहां जाकर आप बैठो, 1, 2, 3 घंटे तक कोई साधन आपको उपलब्ध नहीं मिलेगा शहर जाने के लिए और घर की जो मूलभूत आवश्यकता है उनको सामान लाने के लिए, क्योंकि सड़क ही ठीक नहीं, ठीक है। कोई हमारा कंडीशन मानो जैसे कोई बीमार हो गया तो हम इस रास्ते की ना बजाय या तो खोकर जाना पड़ता है या फिर बेडम से पानी रोकर जाना पड़ता है, घूम कर जाना पड़ता है, जब तक चाहे कष्ट जो अपना पेशेंट है वो मर जाए या फिर बच जाए। ये कंडीशन है सड़कों का। बिजली की बात करें तो मैं आपको बता दूं, मैं सुबह करीब 9, साढ़े 9 बजे तक बिजली आई है, उसके बाद में अब टाइम देख लो आप कितना हो रहा है, 6 बज रहे हैं, 6 बजे बिजली आई है। ये यहाँ के जो मंत्री साहब है, सीएम साहब है, उनके ये बिजली के ये कारण है, गृह जिले में इनके ये हालत है। अब यदि बिजली नहीं आ रही तो किसान फिर खेती कैसे करेगा, पानी सिंचाई कैसे करेगा? देखिए, जो किसान के घर से जन्म लिया है जिसने, वो तो सारी बातों को जानता है, लेकिन उसको आगे जाने का मौका नहीं मिलता है।
आप मुझे एक चीज नोटिस करके बता दो, पूरे देश के अंदर नेता का बच्चा आपने कहीं बॉर्डर पर खड़ा देखा हो, या खेती करता देखा हो, या किसी इंडिया के स्कूल में पढ़ता देखा हो? सारे जितने भी नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, पीएम सीएम जो भी है, सारे इनके बच्चे विदेश हैं। अब बताओ मुझे एक भी उदाहरण दे दो कि इस नेता का बच्चा यहाँ पढ़ता है। उनको पता ही नहीं है कि स्कूलों के यहाँ के व्यवस्था है जिनके हालात खराब है, इस वजह से वो यहाँ न पढ़ाकर अपने बच्चों को यहाँ न रखकर बाहर भेज रहे। दूसरी बात, एक किसी भी घर में एक कोई भी नौकर हो जाने दो आप, गवर्नमेंट वो सरकारी स्कूल से मुंह मोड़ के प्राइवेट संस्था में जाके फिट कर देता अपने बच्चों को। तो मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा कि ये जो सरकारी स्कूल आपने चला रखे हैं, या तो इनकी हालत सुधरवाओ। एक प्राइवेट स्कूल का टीचर एमए बीएड होके 10,000 में पढ़ा रहा है, और गवर्नमेंट अच्छे से राजस्थान टेट का पेपर क्लियर करवा के, नीट का कौन सा आता है वो, क्या नाम है, बीएड वगैरह करवा के, एसटीसी वगैरह करवा के, और उनको अच्छे से परिपक्व करके, जैसे अपन भट्टे पे जाके ईंट थापते हैं, फिर उसको सांचे में डालते हैं, फिर उसको निकालते हैं, निकालने के बाद उसमें डाल देते हैं, वो पकती है, पकने के बाद तैयार होती है, तब उसको मार्केट में लाया जाता है। उसी हिसाब से गवर्नमेंट ने अच्छा एग्जाम ले रही है, सारा काम कर रही है, फिर भी जनता का मोह सरकारी स्कूल की बजाय प्राइवेट की तरफ किया हुआ है। इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि भजन लाल जी आए हैं जब से, उन्होंने घोषणा करी थी कि जो सरकारी स्कूलें हुआ करती हैं, 8वीं 10वीं तक के जो स्कूल हैं उन्हें क्रमोन्नत किया जाएगा, 12वीं तक किया जाएगा जी। उसके साथ साथ खेल में बच्चों का प्रोत्साहन बढ़े, इसलिए प्रत्येक स्कूल में खेल ग्राउंड खोला जाएगा। क्या वो आपके क्षेत्र में देखने को मिला है आपको अभी तक? देखिए, मैं आपको बता दूं स्कूल के बारे में कि स्कूल का क्रमोन्नत की तो अलग बात है। आप स्कूल को 10वीं से 12वीं कर दो, 12वीं से कॉलेज में ला दो, कुछ भी कर, लेकिन उस स्कूल की बिल्डिंग ऐसी, प्राइवेट की बिल्डिंग क्यों, जितने पूंजीपति हैं स्कूल खोल के बैठे हैं, उनकी बिल्डिंग देखो आप। एक फोर्थ ग्रेड का जो अधिकारी होता है, एक पीओ होता है, उसके बच्चे प्राइवेट पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? उनका कारण पता है आपको? उनका कारण यह है कि सरकारी जो भी दफ्तर हो, आपका हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कुछ उससे उनका भरोसा उठ के प्राइवेट सेक्टर तरफ चला गया है। अगर गवर्नमेंट इस चीज के बारे में अगर जोर देती, भ्रमण की बजाय, जो अपने कोई भी कार्य उसकी बजाय, आज ये पैसा सड़क बन रही है वहां गेट लगा रहे हैं, उस पैसे को अगर आप जनता के हित में लाएंगे, उस पैसे को जनता के हित में लाएंगे, स्कूलों में लगाएंगे, तो मैं दावा कर सकता हूं 2 साल के अंदर तुम गवर्नमेंट जितनी भी संस्थाएं, जितने भी स्कूल है, जितने भी सेक्टर है, उनमें तुम बिल्डिंग बना देखो, मैं दावा कर दूं 5 साल के अंदर जितने प्राइवेट सेक्टर है वो सारे बंद हो जाएंगे। क्यों? गवर्नमेंट के अंदर पढ़ाई होती है, टैलेंट है उनके अंदर, लेकिन टैलेंट तो जब दिखे जब गवर्नमेंट की बिल्डिंग अच्छी हो, सारे सिस्टम अच्छे हो, टीचर है, टीचर मान के चलो एक स्कूल में 10 टीचरों का स्टाफ है, कभी तो एसआरआई चल जाती है, कभी जनगणना चल जाती है, तो बच्चे कहां पढ़ेंगे? कौन पढ़ाएगा उनको? 4 टीचर अवेलेबल हैं स्कूल के अंदर, 4 की ड्यूटी बाहर लगी हुई है, तो पीरियड तो 4 ही ले जा रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए ना। यदि उन्हें दूसरे कामों में लिया जा रहा है तो स्कूल में स्टाफ का बढ़ाना चाहिए, उन्हें चाहिए ना। बिल्कुल। देखो, डबल इंजन की सरकार है, इसमें कुछ नहीं कह सकते क्या हुआ क्या नहीं होगा। आम आदमी, मैं आपको बता देता हूं, आम आदमी आज की तारीख में ना सुरक्षित है और ना सुरक्षित रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे। जो भी काम करता है कोई खुलेआम कर देता है। आज की कंडीशन देश के अंदर ऐसी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीधा सा फंडा है। आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मैं आपको बता रहा हूं, आज कोई झगड़ा हो जाता है, बोल देता है आजा तेरे साथ ये कर दूंगा मैं, और उसको उठवा के पुलिस थाने के अंदर, उसी को उठवा के पुलिस थाने के अंदर, और थानेदार खोल जाता है क्या करना है साहब, जवाब दो, ठीक है, इसको इस केस में फंसा के फ्री करो। ये हालात उन क्षेत्रों के हैं, बगल के जिले के भरतपुर के ही सीएम भजन लाल जी और बेडम साहब भी आपके क्षेत्र के, उन क्षेत्रों के ये हालात है, तो बाकी क्षेत्रों के तो हम क्या ही वो कर सकते हैं कि वहाँ के क्या हालात होंगे। प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, पुलिस प्रशासन भी मनमानी कर रहा है।
पुलिस प्रशासन मनमानी ये इसलिए करता है साहब, मैं आपको बता दूं कि गोल्डी प्रकरण कांड आपने देखा है, देखा है नहीं देखा है आपने, देखा। सुना है आपने? बिल्कुल। नारेबाजी हो रही है उसमें, धरना प्रदर्शन उसमें हो रहे हैं। मैं फिर भी धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे एसपी साहब का, जिन्होंने उनको आश्वासन दिया है, निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। तो देखो अधिकारी हो, जो अधिकारी है काबिल तारीफ है, उसकी तारीफ की जाती है, तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, बिल्कुल। तारीफों के पुल उनके लिए बांधे जाते हैं। ठीक है, उन्होंने विश्वास दिलाया, आश्वासन दिया है कि जो भी कहानी होगी सच्ची होगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे किस्म के इंसान आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। आप अलवर से मेरे यहाँ चल के आए, आपको रास्ते में न जाने कितने आदमी मिले होंगे, कितने 2-3 शहर मिले, सारी चीज मिली है, तो कुछ ना कुछ आपने यहाँ नया नोटिस किया होगा अपने यहाँ से। हर चीज के लिए ये नहीं होता है। देखो एक चीज होती है कि हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो उस समय हमारे जो टीचर हमें पढ़ाते थे तो वो बोलते थे कि फोकस करो आप, हर एक बिंदु पे एक पहलू पे फोकस किया जाता था। उस पढ़ाई में, मैंने सन 2005 में 10वीं की थी, उस पढ़ाई में आज की पढ़ाई में जमीन आसमान का फर्क है। शिक्षा की अगर बात की जाए तो आए दिन कोर्स चेंज होते हैं, आए दिन किताबें चेंज होती हैं, बच्चे क्या खाक पड़ेगा बच्चे का। तो आज शिक्षा को तो उस स्तर पर ला दिया है कि यूज एंड थ्रो, यूज करो और फेंको। देश जिस कंडीशन से गुजर रहा है ना, आने वाले में ज्यादा नहीं कह रहा, आने वाले 10 या 20 साल में देख लेना देश में शिक्षा का नाम नतमस्तक हो जाएगा। शिक्षा चलेगी लेकिन जो उच्च श्रेणी के इंसान है, उच्च कोटि के इंसान है, वही शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, ना कि जो निम्न श्रेणी के इंसान है वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये देख लेना, महंगाई के कारण व्यापार बना रखा है, शिक्षा को तो व्यापार बना दिया। मुझे कोई भी उत्तरदायित्व दिया जाता है, मान के चलो आज मेरे फादर साहब ने बोल दिया कि तेरा ये जिम्मेदारी है, हम तेरे से ये हिसाब ले लेंगे, तो मुझे हिसाब नहीं पता कहाँ है क्या नहीं, और मैं उसी घर में घोटाला कर जाऊँ, कितनी बड़ी बात है। नहीं, आज मैं भाजपा की डबल इंजन सरकार से बोलना चाहूंगा, जो कोयला मंत्री है 16 करोड़ घोटाला करके उसे यही नहीं पता क्या हो रहा है। ठीक है, नीट का पेपर आपको पता है, बिक गया। अभी दोषियों पर कार्रवाई की गई है, उनके मकान ढहाए गए हैं। ठीक है, उसके अलावा अभी मैंने सोशल मीडिया देखा वो बिल्डिंग जला दी, बताई, ऐसा सुना है आपने? वो यूपी में हुआ है शायद, हुआ है ना? हाँ। वो आपने सुना है, मैंने तो आईटी सेल के तहत देखी थी। देश के युवा नौजवान, देश के शिक्षित बच्चों के साथ जितना अन्याय हो रहा है इस देश के अंदर कहीं भी नहीं मिलेगा। शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया है। मैं तो कहना चाहूंगा, अगर आपका बच्चा पढ़ने में सक्षम है, टैलेंट है, तो उसको पढ़ाओ, अगर नहीं है तो कोई अपने रोजगार के लिए डाल दो, कि उस शिक्षा की तरफ मत जाना। मोदी जी ने कहा था कि मैं कितने करोड़ नौकरी के लिए बोला था, आज तक बता दो किसी के लिए नौकरी मिली हो तो, रोजगार कोई केंद्र खोला हो तो। काला धन वापस लाने की बोल रहे हैं, बताओ कहां तक आज काला धन वापस आ गया। मैंने अभी आईटी सेल के तहत देखा था, पहले क्या नाम है, देश पे 54 लाख का कर्ज था, अब 214 लाख का कर्ज हो गया। करोड़ों में जन क्या है। तो देश का जो आर्थिक स्थिति है, देश के जो कंडीशन है आज बहुत ज्यादा खराब है। देश उस कंडीशन पे है। अब बोल रहे राम मंदिर में चोरी हो गई। राम मंदिर का मुद्दा बता दूं मैं, राम मंदिर में चोरी हो गई। राम मंदिर किसने बनाया? किसने बनाया था? राम मंदिर की नींव किसने रखी थी? भाजपा किस नेता ने रखी थी? ये तो मेरे को याद नहीं, पर भाजपा वालों ने रखी, भाजपा वालों ने रखी थी। ठीक है, और उसमें जब अपन दर्शन करने ले जाते तो मोबाइल अलाउ होता है? नहीं होता है ना, मोबाइल को अपन बाहर रख देते हैं। ठीक है, सीसीटीवी होते हैं उसके अंदर, और सीसीटीवी होने के बावजूद उस क्या नाम है, उस मंदिर में से 200 करोड़ की चोरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं तो पहले से ही पता है जो चोरी करने वालों को कि हम इस तरह इसको सीसीटीवी को बंद करेंगे, मोबाइल जाने नहीं देंगे। चोरी कहाँ से हो गई? चोरी तो उससे होती है, मैं मोबाइल लेके जा रहा हूँ भीतर, यार मैं तो सोना, आ जाओ ले जाओ इसको। कहीं ना कहीं सबकी मिली भगत। बताओ, इनकी वो कह देते हैं ना, इनकी तलवार रंकाई म्यान, कभी लेकारो कभी डालो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो साथियों, आपने देखा भरतपुर में
इस प्रकार विकास कार्य हो रहे हैं। और बेनीवाल जी के जो द्वारा टिप्पणी की गई थी संजय जाटव जी के ऊपर, उसको लेकर जाटव समाज में काफ़ी रोष है। इसी प्रकार की और भी मैं आपको आगे अपडेट देता रहूँगा। जब तक के लिए बने रहें मेरे साथ खबरीलाल में। धन्यवाद।